सो आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम पीरियोडिक टेबल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या है, इसमें अरेंजमेंट कैसी है एलिमेंट की, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से पीरियड्स होते हैं इसमें। तो हम जो है वो इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, इट्स अ टेबल। टेबल मींस इसके अंदर टेबुलर अरेंजमेंट होती है। इसके अंदर क्या होती है? टेबुलर अरेंजमेंट होती है, यानी कि इसमें आपको एरोज भी, यानी कि कॉलम्स भी नजर आएंगे और रॉज भी नजर आएंगी। इसमें आपको कॉलम भी नजर आएंगे और इसमें आपको रॉज भी नजर आएंगी। कॉलम क्या होता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये कॉलम है। और ये जो है ये क्या है? रॉ है। तो रॉ क्या है? लेफ्ट टू राइट। रॉ क्या है? लेफ्ट टू राइट। रॉ क्या है? लेफ्ट टू राइट। कॉलम क्या है? टॉप टू बॉटम। कॉलम क्या है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ओके। तो याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल होता क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ओके। अच्छा, एलिमेंट्स को अरेंज करने की नौबत क्यों आई? भाई मैंने आपको कहा कि आप एक बॉक्स ले लो, उसमें आप जो है वो 10 रेड बॉल्स ले लो, 10 ब्लू बॉल्स ले लो, 10 येलो बॉल्स ले लो, और 10 ही आप इसके अंदर जो है वो वाइट बॉल्स ले लो। इन सब को तुम मिक्स कर दो, रैंडमली बॉक्स में डाल दो। अब मैं आपको बोलूं कि भाई जल्दी से मुझे 2 ब्लू बॉल निकाल के दो, आपके पास 5 सेकंड्स हैं। बहुत मुश्किल होगी आपको, बहुत मुश्किल होगी आपको। बिल्कुल मिक्स्ड है वो। ढूंढोगे पहले तो तुम, बात समझ रहे हो, पहले तो तुम ढूंढोगे है कहाँ। तो कितना अच्छा होता कि तुम इसे अरेंज कर लेते। आप उसी बॉक्स में पार्टीशन बना लेते। ये ब्लैक का है, ये वाइट का है, ये ग्रीन का है, ये ब्लू का है, ये फुला का है, ये उसका है। कितनी आसानी हो जाती है ना। तो अरेंजमेंट होनी चाहिए, हमें आसानी होगी। मुझे मेटल चाहिए, पीरियोडिक टेबल में कहाँ होंगे? आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे, ये मेटल्स हैं। और ये भी मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। तो बिल्कुल प्रॉपरली अरेंजमेंट की है। हमारे सिलेबस में इसकी थ्योरी नहीं है, यानी कि इसकी हिस्ट्री नहीं है कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए। और वैसे तो बहुत लंबी दास्तान है इसकी एक। मेंडलीव भी आया, डोब्राइनर भी आया, लोथर मेयर भी आया, मोजले भी आया, न्यूलैंड भी आया। किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया। बहरहाल फाइनली सब कुछ पक पका के आपके हाथ में बिरयानी की प्लेट आ गई है। अब आपको वो बिरयानी की प्लेट खानी है सिर्फ। तो कम से कम खा तो हर बंदा सकता है बड़ी आसानी से। जिसने पकाई है उससे पूछो। तो ये आपको जो है सब चीजें बनी बनाई बिल्कुल रेडीमेड तैयार मिल गई हैं। तो अब हमने इसका यूज सीखना है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो खैर, पीरियोडिक टेबल क्या है? इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। मैंने कलर्स दिए हुए हैं। ये वाला जो कलर है ये मेटलॉइड का है। मेटलॉइड क्या होते हैं? जिनके अंदर डुअल बिहेवियर हो, जो मेटल भी हो और नॉन मेटल भी हो। रेड वाला क्या है? मेटल है सारे के सारे। येलो वाले क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं सारे के सारे। तो पीरियोडिक टेबल में आपको हर चीज मिलेगी। ये वाली नोबल गैसेस हैं, ये वाली क्या है? नोबल गैसेस हैं। ओके। तो पीरियोडिक टेबल में हमने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया है उसकी बेस क्या है? उसकी बेस क्या है? बेस बोले तो तुमने किस बेस पे उनको अरेंज किया है, मतलब क्या? मतलब तुमने पहले नंबर पे हाइड्रोजन को क्यों रखा? मतलब तुमने पहले नंबर पे हाइड्रोजन को क्यों रखा भाई? पहले नंबर पे तुमने हाइड्रोजन को पहले नंबर पे तुमने हाइड्रोजन को क्यों रखा? क्यों रखा तुमने हाइड्रोजन को पहले नंबर पे? बात समझ रहे हो? क्योंकि उसका प्रोटॉन नंबर 1 है। क्योंकि 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 उसका प्रोटॉन नंबर 1 है, इसलिए रखा मैंने। तो याद रखना, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हमने अरेंज किए हैं उसकी बेस क्या है? प्रोटॉन नंबर। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटॉन नंबर।
जिसका प्रोटॉन नंबर पहला है वो पहले नंबर पे आएगा, जिसका प्रोटॉन नंबर दूसरा है वो दूसरे नंबर पे आएगा, जिसका प्रोटॉन नंबर 3 है वो उसके बाद आएगा, फिर 4 5 6 7 8 9 11 12, मतलब चलता 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 आगे चला जाएगा। तो इसकी बेस क्या है? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटॉन नंबर। तो कितने ग्रुप्स हैं टोटल? 8। पीरियड्स कितने हैं? 7। पूरे पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, याद रखना। ओके। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है वर्टिकल कॉलम, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। ग्रुप क्या होता है? टॉप टू बॉटम। ग्रुप क्या होता है? टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। तो ग्रुप नंबर आपको क्या बताता है? आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। मैं तुमसे पूछूं सोडियम के आउटर शेल में कितने हैं, तुम बोलोगे 1। मैं पूछूंगा क्यों, तो तुम कहोगे कि सोडियम ग्रुप 1 में है तभी। मैग्नीशियम के आउटर शेल में कितने हैं, तुम बोलोगे 2। क्यों है 2? क्यों है 2? क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन देता है किसकी? आउटर इलेक्ट्रॉन्स की। सही है। तो ग्रुप नंबर की ये इंपॉर्टेंस है। और और इसी तरह से हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, उन सब का केमिकल बिहेवियर सेम होता है। उन सब का केमिकल बिहेवियर सेम होता है। उन सब का केमिकल बिहेवियर सेम होता है। सेम होता है किन का? जो एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। जो एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उन सब का केमिकल बिहेवियर सेम होता है। जैसे कि जो बिहेवियर लिथियम का है वही बिहेवियर सोडियम का भी है। सोडियम का भी है। सोडियम का भी है। जो बिहेवियर लिथियम का है वही बिहेवियर सोडियम का भी है। वही रुबीडियम का भी है। वही सीजियम का भी है। वही फ्रांसियम का भी है ना? जो लिथियम का है वही सोडियम का है, वही पोटेशियम का है, वही रुबीडियम का है, वो भी सीजियम का है, वही फ्रांसियम का है। मैं पूछूंगा क्यों, तुम बोलोगे कि ये एक ही ग्रुप में प्रेजेंट हैं। तुम क्या बोलोगे? ये एक ही ग्रुप में प्रेजेंट हैं। दैट्स द रीजन कि उनका केमिकल बिहेवियर क्या है? सेम है। सेम है, याद रखना, याद रखना, सेम है। ओके हो गया जी। ओके ओके ओके। तो इसलिए जो है ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका उन सब का बिहेवियर क्या होता है? सेम होता है। ओके। अच्छा। तो तो ये तो बात हो गई ग्रुप की। ये तो बात हो गई ग्रुप की। टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 7 ग्रुप, 8 ग्रुप्स होते हैं। ओके। अच्छा। अब हमें इनको डिटेल में भी डिस्कस करना है, लेकिन अभी पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। अब आओ जरा पीरियड। अब आओ जरा आप पीरियड। 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 पीरियड क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल रॉ होती है। ये क्या होती है? ये क्या होती है? ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रॉ होती है। ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रॉ होती है। रॉ होती है, हॉरिजॉन्टल रॉ। हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट टू राइट। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल क्या होता है? लेफ्ट टू राइट होता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? लेफ्ट टू राइट होता है। याद रखिएगा। याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट होता है। ओके। तो ये पीरियड है। कितने पीरियड है भाई? टोटल 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं टोटल? 7 पीरियड्स हैं, याद रखना, 7 पीरियड्स हैं टोटल। तो पीरियड क्या बताता है आपको? है भाई, पीरियड क्या बताता है आपको? पीरियड आपको बताता है कि उसमें टोटल शेल्स कितने हैं। पीरियड आपको क्या बताता है? पीरियड आपको क्या बताता है कि उसमें टोटल शेल्स कितने हैं। पीरियड क्या बताता है? उसमें टोटल शेल्स कितने हैं, याद रखना। ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जब तुम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो उसमें कितने शेल्स होंगे? बजाय इसके कि तुम उसको बनाने बैठ जाओ, तुम पीरियोडिक टेबल में जाओ और देखो ये कौन से पीरियड में है, तो तुम्हें नजर आएगा कि सोडियम तो थर्ड पीरियड में है ना? ये आपका फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये रहा सोडियम। तो सोडियम के कितने शेल्स बनेंगे? 3 बनेंगे। सोडियम के कितने शेल्स बनेंगे? 3 शेल्स बनेंगे। ओके। सोडियम के कितने शेल्स बनेंगे? 3 शेल्स बनेंगे, याद रखना। याद रखना, सोडियम के 3 शेल्स बनेंगे। ओके। तो इसलिए जो है
आपको पीरियड नंबर क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ शेल्स की इंफॉर्मेशन देता है। ओके, तो ये तो हो गया पीरियड की इंफॉर्मेशन। चलें जी, फिर हम आगे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो आपको पता है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको सिखाई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दो चीजें, हमें बेसिकली आपको ना ये एग्जैक्ट एड्रेस बताएगी एलिमेंट का। पता है आपको कि वो एलिमेंट किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, आपको हर चीज बताएगी वो। कैसे कैसे कैसे? जैसे कि ये क्लोरीन की जब तुमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो तुम्हें पता लगा कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब देखना जरा गौर से, कितने शेल्स हैं टोटल? 3। कितने शेल्स हैं? 3। तो ये क्या बताएगा? पीरियड। क्या बताएगा? पीरियड। आखिरी शेल में कितने हैं? तुम बोलोगे 7 हैं। 7 मतलब ग्रुप नंबर। तो मतलब क्या है? तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन देखकर ग्रुप भी पता लग गया और तुम्हें पीरियड भी पता लग गया। तो कौन सा पीरियड है? 3। कौन सा पीरियड है? 3। कैसे 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 कैसे? क्योंकि क्योंकि उसमें टोटल 3 शेल्स हैं। और नाइट्रोजन की अगर तुम बात करोगे तो पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 5। टोटल कितने शेल्स हैं? तुम बोलोगे 2। टोटल कितने शेल्स हैं? तुम बोलोगे 2। तो कौन से पीरियड में है? सेकेंड पीरियड में। कौन से पीरियड में है? सेकेंड पीरियड में। आखिरी शेल में कितने हैं? 5। तो ग्रुप नंबर क्या है? 5। ग्रुप नंबर क्या है? 5। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जो है ना इंफॉर्मेशन दे रही है रिगार्डिंग द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ओके, तो ये आपको एलिमेंट का एड्रेस बता रहा है कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फर्दर आपको पास पेपर से ये बात जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ओके, अच्छा, फिर जो है हम इसमें क्या पढ़ रहे होते हैं? ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे हम? ट्रेंड्स। ट्रेंड्स बोले तो फैशन, change as you go down the group, as you go across the period, what would be changing? What would be changing? साइज में कोई चेंज आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट में कोई चेंज आ रहा है, रिएक्टिविटी में कोई चेंज आ रहा है, किसमें क्या चेंज आ रहा है, हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। ओके, तो पहले मैं आपको ग्रुप की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, फिर मैं आपको ट्रेंड्स बताता हूँ। देखो, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एल्कली मेटल्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एल्कली मेटल्स। एल्कली हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि दे फॉर्म एल्कलीज। क्योंकि दे फॉर्म एल्कली। एल्कली बोले तो बेस, एल्कली बोले तो, एल्कली बोले तो बेस, एल्कली बोले तो बेस। ओके, एसिड बेस में मैं इसको फर्दर डिफाइन करूंगा, अभी जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि व्हाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स, बिकॉज दे फॉर्म दे फॉर्म एल्कली, दे फॉर्म बेसिस। सोप में यूज होता है एल्कली। ओके, फर्दर इसको इंशाल्लाह हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। दे आर मेटल्स। यम 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 जब भी आएगा मेटल होगा। यम यम जब भी आएगा मेटल होगा। दे ऑल आर मेटल्स। ओके, दे आर मेटल्स। रिएक्टिव मेटल होते हैं ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? रिएक्टिव मेटल होते हैं। ओके, क्या होते हैं ये? रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ओके, तो बाकी मेटल से बहुत अलग बिहेवियर है इनका, ये याद रखना। बाकी मेटल से अलग बिहेवियर है इनका, याद रखना। तो इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 1 1 1 1। इनके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये ग्रुप 1 में है। मैंने आपको ऊपर बताया ना कि ग्रुप नंबर आपको आउटर इलेक्ट्रॉन बता रहा होता है ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो दे आर सॉफ्ट, शाइनी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, लो मेल्टिंग पॉइंट। वैसे तुम्हें पता है मेटल के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं,
वैसे मेटल के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं लेकिन इनका लो है, वैसे ज्यादा होते हैं लेकिन इनका लो है, डिफरेंट है थोड़े से। और इनकी डेंसिटी भी क्या है, लो है। जब आप इनको पानी में डालोगे तो दे फ्लोट ऑन वाटर, ऊपर ऊपर रहते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं। दे फ्लोट ऑन वाटर, दे डू नॉट सिंक, दे फ्लोट ऑन वाटर। पानी में लोहा डाल दो, आयरन डाल दो, गोल्ड डाल दो, सिल्वर डाल दो, जिंक डाल दो, टाइटेनियम लगा दो, लेड डाल दो, उसमें सिंक करेगा, डूब जाएगा। लेकिन ये फ्लोट्स ऑन वाटर, क्योंकि लो डेंसिटी है। क्या है, लो। बाकी मेटल्स आर हार्ड लेकिन दे आर सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट। बाकी मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट लेकिन दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। डिफरेंट बिहेवियर, यूनिक बिहेवियर है इनका। ओके ये है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो सिर्फ ग्रुप वन की हो, नॉट ऑल द मेटल्स। बहुत सारे बच्चे कहते हैं शाइनी, वो तो सारे मेटल शाइनी होते हैं भाई। इसकी क्या प्रॉपर्टी है स्पेशल, वो तो सारे मेटल शाइनी होते हैं। कुछ ऐसी बताओ जो सिर्फ ग्रुप वन की हो, तो बोलो ना। दे हैव लो डेंसिटी, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये सिर्फ इनकी है और किसी की नहीं है। देखो देखो, ये भी सिर्फ इनकी है। सारे सारे सॉफ्ट नहीं होते हैं, ग्रुप वन सॉफ्ट होता है। सारे एलिमेंट सॉफ्ट नहीं होते, ग्रुप वन सॉफ्ट होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड जबकि ग्रुप वन एलिमेंट्स आर सॉफ्ट। याद रखना, ये है डिफरेंट बिहेवियर, ये है डिफरेंट बिहेवियर। ओके, अच्छा अब हम आते हैं ट्रेंड्स पर। बहुत गौर से समझना है आपने भाई, बहुत अपनी पूरी कंसंट्रेशन यहाँ रखनी है मेरे पास। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे रिएक्टिविटी। देखो रिएक्टिविटी क्या होती है। दे आर मेटल्स, they are going to lose electron. Okay, they are metals, they are going to lose electron, right? Okay, अगर 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 आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मोर रिएक्टिव है, मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लेस रिएक्टिव है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मोर रिएक्टिव है, मुश्किल से करेगा तो लेस रिएक्टिव है। हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि आसानी से कर रहा है, और हमें कैसे पता लगेगा कि मुश्किल से कर रहा है? तो वो आपको बताएगा इसका साइज। जैसे कि लिथियम है, इसमें तो टोटल दो शेल्स हैं, छोटा नन्ना मुन्ना स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियस के पास है बिल्कुल आउटर इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो तुम, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो इसको तो बड़ी मोहब्बत है अपने इलेक्ट्रॉन से, बहुत करीब करके रखा हुआ है ना, दिल के पास रखा हुआ है इसने अपना इलेक्ट्रॉन। कैसे जाने देगा इसे, नहीं जाने देगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। इसलिए लिथियम इज लेस रिएक्टिव मेटल, लिथियम इज लेस रिएक्टिव मेटल। जबकि सोडियम की अगर तुम बात करो तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव। तुम पूछोगे क्यों, मैं बोलूंगा क्योंकि इसका आउटर इलेक्ट्रॉन लिथियम के मुकाबले में दूर है, लूजली अट्रैक्टेड है। मतलब कि सोडियम कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव। पोटेशियम की अगर तुम बात करोगे, इतना इतना दूर लूजली अट्रैक्टेड है, तो पोटेशियम तो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव, है ना, मोस्ट रिएक्टिव अमंग दीज थ्री। तो रिएक्टिविटी का ताल्लुक किससे है, उसके साइज से। किससे है, उसके साइज से है, साइज से है, याद रखना। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, क्योंकि साइज इंक्रीजेस, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ओके, इसलिए रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। किसी को भी कोई क्वेश्चन हो अभी अभी पूछना, बाद में समझ नहीं आएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी छोटी से छोटी बात हो, शर्माना नहीं है, पूछना है। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। जो नहीं समझ आ रहा अभी पूछो, अभी अभी नहीं तो कभी नहीं, गारंटेड 100%। अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना। एक एक चीज समझनी है आपने, एक एक सिंगल पॉइंट भी नहीं समझ आ रहा आप पूछोगे तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाई रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, आप बोलोगे एज वी गो डाउन द ग्रुप। ये बोलो 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 बोलो। सर इसमें आप बोलना ये चाह रहे हैं आसानी से लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन तो मोर रिएक्टिव होगा, हम्म, और मुश्किल से लॉस करेगा तो लेस रिएक्टिव होगा, राइट? एग्जैक्टली यस। हाँ भाई, हसबिया बोलो, हसबिया। मैंने बोल दिया बोल दिया। ओके, अच्छा तो मतलब के पोटाशियम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर रहा है, तो पोटाशियम मोर रिएक्टिव है। और लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं कर रहा है, तो लिथियम इज लेस रिएक्टिव,
है ना? तो मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दी कि एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, छोटा अंडा था फिर बड़ा हो गया फिर और भी बड़ा हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, याद रखना। तो मैं क्या करूंगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, decreases as we go down the group. So ability to lose electron increases, hence reactivity increases. ये हो गया रिएक्टिविटी का ट्रेंड। आगे आते हैं जरा। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं एटॉमिक साइज क्यों बढ़ेगा, तो तुम क्या बोलोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, इसलिए एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। ओके। मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को समझने के लिए आपको मेटालिक बॉन्ड पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेटालिक बॉन्ड पता होगा, हमने रिसेंट ही क्रैश कोर्स में केमिकल बॉन्डिंग खत्म किया है ना? तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी कैटायन एंड सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये होती थी मेटालिक बॉन्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन होते थे, अगर आपको याद आ रहा हो। देखो देखो, ये मेटल्स होते हैं, इनके पास मेटालिक बॉन्ड होता है। इनके पास क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है। तो जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो, जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो यार, एलिमेंट का तो साइज बढ़ता जा रहा है, तो मतलब कि उसके कैटायन का भी साइज बढ़ेगा। एक कैटायन इतना चुन्ना सा है और एक कैटायन ये भारी भरकम जायंट है, तो सोचो ना यार, इसकी अट्रैक्शन कम है, लेस अट्रैक्शन है, इसकी अट्रैक्शन स्ट्रांग है, करीब है। तो ये लिथियम है, ये रुबीडियम है, तो मतलब रुबीडियम तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा ना यार। क्या कहते हो? कम अट्रैक्शन है ना? कम अट्रैक्शन है ना? इजीली इजीली मेल्ट हो जाएगा, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तो रुबीडियम का मेल्टिंग पॉइंट लो है, लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। मैंने क्या लिखा हुआ है देखो ना जरा। एज वी गो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, क्यों? कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिक्रीज हो रही है। अब आप बोलोगे ये स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड क्या है? मेटालिक बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन। भाई जब तुम नीचे जा रहे हो, कैटायन का साइज बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन कम हो रही है ना? तो उसको रिमूव करना, इसको अट्रैक्शन को ओवरकम करना आसान होता जा रहा है। अट्रैक्शन को ओवरकम करना आसान होता जा रहा है। ओके। भाई तुम ऐसे दो दोस्तों को जुदा कर रहे हो जो सालों से, सदियों से दोस्त हैं, उनको उनको अलग करना मुश्किल है ना? और ऐसी दोस्ती जो एक हफ्ते पहले हुई है, उसको तोड़ना आसान है। वो वीक होगी, क्या कहते हो? उसको ओवरकम करना इजी है, उसको ओवरकम करना इजी है। तो मेल्टिंग पॉइंट में मेटालिक बॉन्ड जो है वो कम हो रहा है, स्ट्रेंथ उसकी क्या हो रही है? कम हो रही है। मैंने रीजन क्या बताया? कैटायन का साइज बढ़ता जा रहा है। जब कैटायन का साइज बढ़ेगा तो उसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए 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 मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। बताओ, यहां तक सबको बात समझ आ गई? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, हो गया। चलें जी, ये हो गई मेल्टिंग पॉइंट की बात। ओके। तो ये मैंने एटॉमिक रेडियस का रीजन लिखा हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। तो जब शेल बढ़ेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस का और आउटर इलेक्ट्रॉन का, तो अल्टीमेटली खुद ब खुद एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब आ जाओ डेंसिटी पर। डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर ओवर वॉल्यूम। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन। क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। और इसका क्या रिलेशन है? इनवर्स। क्या है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब पता है ना क्या होता है? कि अगर एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी चीज खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई एम रिपीटिंग, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मजे की बात मैं तुम्हें बताऊं यार, कि जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो फिर तो डेंसिटी को कम होना चाहिए। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग की डेंसिटी तो बढ़ती है डाउन द ग्रुप। अब आप पूछोगे कैसे? देखो, अम, देखो आपने, हम ये देखेंगे डोमिनेंट फैक्टर कौन है। हम क्या देखेंगे? डोमिनेंट फैक्टर कौन है? डोमिनेंट फैक्टर। डोमिनेंट फैक्टर का मतलब ये है, आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो
कि आपने खाने में मीठी चीज भी डाल दी, कड़वी भी डाल दी, सावर भी डाल दिया, बिटर भी डाल दिया, लेकिन सावर आपने ज्यादा डाला, खट्टा मीठा, खट्टा और कड़वा। तो आपने जो चीज ज्यादा डाली होगी उसी का टेस्ट आपको फील हो रहा होगा ना। वो आपका वो आपका डोमिनेंट हो गया फैक्टर। क्या कहते हो? क्या कहते हो? तो जो चीज ज्यादा होगी, स्ट्रांग होगी, वो डोमिनेंट फैक्टर होगा ना तुम्हारा। ऐसे ही है ना? तो देखो, होता ये है कि यार जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है और मास भी बढ़ता जा रहा है। आपने देखा ना पीरियोडिक टेबल में लिथियम का मास कम है, उससे नीचे आओ सोडियम, उसका मास ज्यादा है, उससे और नीचे आओ पोटाशियम, उसका मास और भी ज्यादा है, रुबिडियम का मास और भी ज्यादा है, सीजियम का मास और भी ज्यादा है, सीजियम का मास और भी ज्यादा है, और फ्रांसियम का मास उससे भी ज्यादा है। ओके। तो जैसे जैसे तुम नीचे आ रहे हो, मास भी बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन मास के जो बढ़ने की स्पीड है ना, वो बहुत ज्यादा है। देखो मैं तुमसे पूछूं यार, वॉल्यूम कितना कितना बढ़ रहा है? देखो लिथियम में कितने शेल्स हैं? दो। सोडियम में कितने हैं? तीन। पोटेशियम में कितने हैं? चार। देखो ना कितना कितना बढ़ रहा है, प्लस वन, प्लस वन। मतलब स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्लाइटली। और मास देखो, मास देखो कितना बढ़ रहा है यार, मास देखो कितना बढ़ रहा है। कितना मास है लिथियम का? 7। ये कितना है? 23। ओ भाई 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 भाई, ये ट्रिपल ट्रिपल। 23 है, ये कितना है? 39। अचानक शार्प इंक्रीज। तो भाई मेरे, ये डोमिनेंट हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ डोमिनेंट? मास डोमिनेंट फैक्टर है। कौन है मास डोमिनेंट फैक्टर है? तो मैं वॉल्यूम को लिफ्ट ही नहीं करवाऊंगा, मैं तो मास को देखूंगा। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। इसलिए दैट्स द पॉइंट, दैट्स द रीजन आई वुड से दैट कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। मैंने रीजन लिखा हुआ है यहाँ पर कि meanwhile the mass also increases, that's the dominant factor, that's the reason density increases। कहीं आप ये मत सोच लेना कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। नहीं 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 नहीं, बल्कि वॉल्यूम हमारा डोमिनेंट फैक्टर नहीं है, बहुत स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। पहले वाले में एक शेल था तो फिर दो हो गए, फिर तीन ऐसे तो नहीं हो रहा ना कि पहले एलिमेंट में दो शेल है तो अगले में पांच हो गए, है ना? ऐसे तो शार्प इंक्रीज नहीं हो रहा, वो तो मास इंक्रीज हो रहा है। मास तुम्हारा डोमिनेंट फैक्टर बन गया है और इसीलिए डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये है डेंसिटी का ट्रेंड। मजे की बात बताऊं, जो ग्रुप वन की एक्सप्लेनेशन है वही ग्रुप टू की भी है। तो आपको ग्रुप टू को अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है। जैसा ग्रुप वन वैसा ग्रुप थ्री, जैसा ग्रुप थ्री वैसा ग्रुप टू। बात समझ रहे हो? बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल्स। मेटल का ट्रेंड अलग होता है, नॉन मेटल का अलग होता है। ओके। ये थी ग्रुप वन की एक्सप्लेनेशन। ये क्या थी? ग्रुप वन की एक्सप्लेनेशन थी। अब हम आते हैं ग्रुप सेवन पर। हेलोजिन्स, हेलोजिन्स। ग्रुप सेवन क्या होता है? हेलोजिन्स। ग्रुप सेवन क्या होता है? हेलोजिन्स। हेलो, हेलोजिन्स, हेलोजिन्स। तो क्यों कहते हैं हम इनको हेलोजिन्स? पता है आपको क्यों कहते हैं हम इनको हेलोजिन्स? हम इनको हेलोजिन्स इसलिए कहते हैं भाई, क्योंकि ये सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? दे आर सॉल्ट फॉर्मर, दे आर सॉल्ट फॉर्मर प्रोड्यूसर, दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर, दे आर सॉल्ट फॉर्मर, दे आर कॉल्ड हैलोजेंस, दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। तो खैर, इनके आउटर शेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके आउटर शेल में, इनके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके। इनके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो और ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। ओके। अच्छा, इनका ट्रेंड अलग है। इनका ट्रेंड अलग है, याद रखना, उनसे बिल्कुल अलग है। इनका ट्रेंड उनसे बिल्कुल अलग है। तो हम अभी डिस्कस करते हैं इसको कि क्या है और क्या नहीं है। तो इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, एस्टेटीन है। ये इनके स्टेट्स आपको लाजमी पता होने चाहिए, कौन गैस है, कौन लिक्विड है और कौन सॉलिड है, कलर के साथ। देखो मैंने हर चीज मेंशन की हुई है। पास पेपर करेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा कि कितना पूछता है मुझे। कलर के साथ, कलर के साथ।
स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल का वॉलपेपर चेंज कर दो, 1 हफ्ते तक लगा रहने दो। ओके, दिस इज सजेशन। होम एंड लॉक स्क्रीन बोथ। ओके सर। बहुत दफा हमने देखा है बच्चे क्लोरीन को लिक्विड लिख के आ रहे होते हैं, आयोडीन को लिक्विड लिख के आ रहे होते हैं। मतलब यार इतनी सी चीज नहीं पता यार। ये तो मार्क्स गेनिंग है भाई, ये तो मार्क्स गेनिंग है आपके यार, फ्री के मार्क्स हैं बगैर मेहनत के। कलर आपको पता होना चाहिए। ओके, येलो, पेल ग्रीन, रेड ब्राउन, ग्रे ब्लैक, ब्लैक, और ब्रोमीन जब लिक्विड में होता है तो ऑरेंज सॉल्यूशन बनाता है, गैस होता है तो ब्राउन होता है। आयोडीन जब सॉल्यूशन में होता है तो डार्क ब्राउन सॉल्यूशन होता है, जब गैस होता है तो पर्पल होता है। ओके, एस्टेटीन प्योर ब्लैक, एस्टेटीन प्योर ब्लैक, प्योर ब्लैक बिल्कुल टायर वाला, बिल्कुल जो टायर जैसे होता है ब्लैक बिल्कुल वैसा होता है एस्टेटीन। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ओके, और ये सारे के सारे डायटोमिक होते हैं। क्या होते हैं? डाई, डाई बोले तो टू, F2Cl2Br2I2 सबके नीचे टू टू, सबके नीचे टू टू होता है भाई। अकेले नहीं रहते हैं नोबल गैसेस की तरह। ये ये पेयर की फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। दे आर अनस्टेबल व्हेन दे आर सिंगल, दे आर डबल 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 डबल। जब भी तो कह रहा हूँ डायटोमिक। डाई बोले तो टू, एटॉमिक बोले तो एटम, दे आर डायटोमिक, याद रखना, दे आर डायटोमिक। सारे के सारे, एक नहीं सारे के सारे। और और ट्रेंड की बात करते हैं। देखो, कलर बिकम्स डार्कर एज वी गो डाउन द ग्रुप। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। हमने बच्चों से पूछा राइट डाउन द ट्रेंड, बच्चे ने पता है क्या किया? फ्लोरीन का भी कलर लिख दिया, क्लोरीन का भी लिख दिया, ब्रोमीन का भी लिख दिया, आयोडीन का भी लिख दिया, ओ भाई भाई भाई, ट्रेंड पूछ रहा है यार, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है इतना बताओ ना। इतना थोड़ी पूछा है तुम सबके कलर बताने लग जाओ। बोलो कि कलर बिकम्स डार्कर, ऊपर वाले लाइटर हैं तो नीचे वाले डार्कर हैं, ऊपर वाले लाइटर हैं तो नीचे वाले डार्कर हैं। ओके, तो कलर बिकम्स डार्कर एज वी गो डाउन द ग्रुप, है ना? तो इसको यही लिखना है आपने, ये इतना ही है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्दर। रिएक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट है, मेटल से अलग है। ये नॉन मेटल हैं, ये लूज नहीं करते, ये गेन करते हैं। जल्दी गेन करेगा, आसानी से गेन करेगा तो मोर रिएक्टिव होगा, मुश्किल से गेन करेगा तो लेस रिएक्टिव होगा। कैसे पता लगेगा? देखो, फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन। फ्लोरीन चुन्ना सा है, टोटल 3 शेल्स हैं, ना सॉरी 2 शेल्स हैं इसमें, और क्लोरीन में 3 शेल्स हैं। तो मैंने बीच में इलेक्ट्रॉन को रखा, मैंने देखा कि कौन इसको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट कर रहा है, फ्लोरीन। तुम पूछोगे सर क्यों, सर क्यों फ्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है? मैं बोलूंगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तभी जल्दी से अट्रैक्ट कर रहा है इसे, क्लोरीन का साइज बड़ा है अट्रैक्शन कम है। तो फ्लोरीन कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, जबकि क्लोरीन इज नॉट गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, सो क्लोरीन इज लेस रिएक्टिव। तो मैं तुमसे पूछूं, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा? तुम बोलोगे सर रिएक्टिविटी कम होगी। मैं तुमसे पूछूंगा यार, अभी तो तुमने मेटल में कहा था कि बढ़ेगी, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। आसानी से गेन करेगा, मोर रिएक्टिव, मुश्किल से गेन करेगा, लेस रिएक्टिव, मुश्किल से गेन करेगा, लेस रिएक्टिव। तो बस ये आपने, आपको लाजमी पता होना चाहिए। ओके, अच्छा अब आओ जरा उनके, ओके, सो
if the non-metal is going to gain electron easily, so the non-metal would be reactive, and if the non-metal is not going to gain electron easily, so the non-metal would be less reactive. ओके, तो ये है इनकी रिएक्टिविटी का ट्रेंड जो कि मेटल से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब तुम जा रहे हो साइज बढ़ रहा है ना यार, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है, अट्रैक्शन कम होती जा रही है। तो हाउ कैन आई से कि वो जो है ना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन जो है ना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? नहीं भाई नहीं, आसानी से तो तब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जब अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, और अट्रैक्शन स्ट्रांग होने के लिए साइज को क्या होना पड़ेगा? स्मॉल होना पड़ेगा। लेकिन जब तुम नीचे जा रहे हो फिर तो साइज बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए याद रखना कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप 7 जो कि नॉन मेटल्स हैं। ये क्या है? नॉन मेटल है। मैंने क्या लिखा है? साइज ऑफ एलिमेंट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो रही है, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी कम हो रही है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो बराए मेहरबानी अभी पूछो। क्लियर है सब? ओके है? यस। कंपैरिजन खुद ही अपने माइंड सेट में करवा लो कि मेटल और नॉन मेटल का क्या मतलब के कंपैरिजन है, विच इज लेस एंड विच इज मोर रिएक्टिव। डेंसिटी, अच्छा इनकी डेंसिटी बढ़ती है, उसकी डेंसिटी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, इसकी भी क्या होती है? बढ़ती है। उसका रीजन कुछ और था, इसका कुछ और है। ये नॉन मेटल है, मेटालिक बॉन्ड की बात नहीं कर लेना भाई अल्लाह के वास्ते। नॉन मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। इसमें एक इंटरमोलिकुलर फोर्स की टर्म है जो तुम्हें यूज करनी है। What is intermolecular force? इंटर बोले तो बिटवीन, इंटर बोले तो बिटवीन, बिटवीन किसके होती है? मॉलिक्यूल के। देखो ये फ्लोरीन है, 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 ये फ्लोरीन है। ये एक कंटेनर में बंद है। इनकी आपस में भी तो अट्रैक्शन होगी ना, इनकी आपस में भी तो अट्रैक्शन होगी ना। है ना? मिसाल के तौर पर हम एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, हम एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या स्टूडेंट्स की आपस में अट्रैक्शन नहीं होती है? होती है ना? नहीं होती तो एक दूसरे से लड़ लड़ के मर जाते, एक दूसरे को लातों घूंसों से भून के रख देते। अट्रैक्शन है, एक अननोन अट्रैक्शन है जो कि उनके दिलों में है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए, है ना? अननोन है, एनोनिमस है, होती है, नहीं होती तो फिर लड़ाइयां होती। ऐसे ही मॉलिक्यूल भी अट्रैक्शन रखते हैं आपस में। हाँ वो अलग बात है, किसी की अट्रैक्शन ज्यादा है तो किसी की कम है। तो आपको कैसे, अब बच्चा बच्चा पता है क्या पूछता है? सर ये तो आपको पता है ना, हमें कैसे पता लगेगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो मैंने बॉन्डिंग में एक बात सिखाई थी आपको, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा आईएमएफ, आईएमएफ बोले तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, कम इलेक्ट्रॉन तो कम आईएमएफ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा आईएमएफ, कम इलेक्ट्रॉन तो कम आईएमएफ। ओके, तो आईएमएफ डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन पर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा आईएमएफ, कम इलेक्ट्रॉन कम आईएमएफ। तो मुझे बताओ ना, तो मुझे बताओ ना कि जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो, जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो तुम बोलोगे जाहिर है बढ़ रहा है ना यार, तुम बोलोगे जाहिर है बढ़ रहा है ना? तुम क्या बोलोगे? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? कि यार पीरियोडिक टेबल तुम्हें दिया हुआ है ना, पीरियोडिक टेबल तुम्हें दिया हुआ है। तो फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 9 है, क्लोरीन का 17 है, ब्रोमीन का 35 है, आयोडीन का देख लो फिर तुम यार। तो जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे इन वैसे 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 डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो इसलिए एज वी गो डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस। क्यों? कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करेगा? धक्का देके बाहर निकाल के फेंक देगा, है ना? है ना? है ना? स्ट्रॉन्ग वीक को डिस्प्लेस करेगा। दुनिया का
ये दुनिया की रिवायत है। हमेशा तगड़ा आदमी कमजोर आदमी को कुचल के रख देता है ना। मिसाल के तौर पर तुम सुबह सुबह क्लास में आते हो और तुम्हारी चेयर पे कोई और बैठा होता है, और तुम्हें पता है कि ये तो भाई क्लास का डॉन है। तुम्हारी जरूरत होगी उसको हटाने की? कभी भी नहीं। तब तुम डरोगे, डरोगे, पीछे पीछे हटोगे, पीछे पीछे, नहीं यार खैर हो गई, बैठे रहने दो इसे यार, खैर हो गई। अब अगर ऐसा हुआ कि किसी दिन तुम उस डॉन की जगह पे आकर बैठ गए, तो डॉन तो भाई एक ही दफा रख के देगा, और तुम चिपके हुए होगे दीवार पे और वो तुम्हारी चेयर पे बैठा हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि हमेशा मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। अब बच्चा पूछता है सर हमें कैसे पता लगेगा मोर कौन है लेस कौन है? अभी थोड़ी देर पहले इतनी लंबी बहस हो रही थी यार कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप कम हो रही है, इसका क्या मतलब है? ऊपर कौन है? फ्लोरीन क्लोरीन, तो वो तो मोर रिएक्टिव है। नीचे कौन है? आयोडीन, वो तो लेस रिएक्टिव है। अभी बताता हूँ मैं आपको। ये देखो जरा, ये एक रिएक्शन है, इसमें क्लोरीन है और ये के बी आ रहा है। तो देखो पता है क्या है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव ना, ऊपर है, ब्रोमीन से ऊपर है, ब्रोमीन से ऊपर है, ब्रोमीन से ऊपर है। क्लोरीन आया, क्लोरीन आया, ब्रोमीन को धक्का दिया, ब्रोमीन को बाहर निकाला, खुद उसकी जगह आके लग गया। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अगर ये सीन हुआ लेकिन अगर ये सीन हुआ कि ब्रोमीन क्लोरीन को नहीं धक्का दे सकता, क्योंकि ब्रोमीन क्या है? लेस रिएक्टिव है, क्योंकि ब्रोमीन नीचे है, क्लोरीन ऊपर है, नीचे वाले कम रिएक्टिव हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल के लेस रिएक्टिव मोर को डिस्प्लेस करेगा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ओके, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को कर सकता है। बस ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ओके, अच्छा जी। तो अब मैं आपको कोई सा भी अगर इक्वेशन दूं, कोई सा भी रिएक्शन दूं, तो आपके माइंड में यही चल रहा होना चाहिए कि मोर रिएक्टिव लेस को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। मोर रिएक्टिव लेस को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। ओके, ये देखो ना जरा, आयोडीन कम रिएक्टिव है, आयोडीन क्लोरीन से नीचे है, तो मतलब कि लेस रिएक्टिव कैसे मोर को डिस्प्लेस करेगा? नो रिएक्शन भाई, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ओके, ये देखो, ब्रोमीन आयोडीन से ऊपर है तो ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव, आएगा आयोडीन को धक्का देगा, उसको बाहर निकालेगा, खुद उसकी जगह आके लग जाएगा। ओके, तो कभी होगा रिएक्शन, कभी नहीं होगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आप उस टाइम देख लेना कि आपको कौन सी इक्वेशन उसने दी हुई है, कौन सी इक्वेशन उसने दी हुई है, याद रखना। सेट हो गया जी? ओके हो गया है? चलो, अब आपके पास मल्टीपल इक्वेशंस आएंगी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, आपको इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। पास्ट पेपर्स में फर्दर इसको हम जो है ना वो देख लेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास आता है आयोनिक इक्वेशन कैसे बनाए। ये आयोनिक इक्वेशन है, ये वाली फुल इक्वेशन है, और ये वाली क्या है? आयोनिक है। ये वाली क्या है? आयोनिक है। ये वाली क्या है? फुल इक्वेशन है। फुल को देखकर आयोनिक कैसे बनाएं? फुल को देखकर आयोनिक कैसे बनाएं? हैं। तो देखो 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 देखो, आयोनिक बनाने के लिए ना आपको स्टेट सिंबल्स पता होने चाहिए। ये गैस है, ये एक्वियस है, ये एक्वियस है, और ये लिक्विड है। यार ये दिए हुए होंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ये दिए हुए होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है पता है? एक्वियस वालों को तोड़ दो। कॉन्सेप्ट क्या है? एक्वियस वालों को तोड़ दो, एक्वियस वालों को तोड़ दो। सर कैसे तोड़ूं सर, कैसे तोड़ूं? ऐसे तोड़ो जैसे मैं करवा रहा हूँ। Cl2 एज इट इज रहेगा, KBr इसमें टूट गया और इसमें टूट गया, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। KCl को भी तोड़ दो, इसमें और इसमें टूट गया। Br2 लिक्विड है, इसको नहीं छेड़ना। कैंसिल कैंसिल, सेम आयोन्स कैंसिल, क्या बचा? यही आ गई, यही आ गई, यही आ गई। तो आयोनिक बनाने के लिए आपको स्टेट सिंबल अगर पता होंगे ना, तो आप एक्वियस वालों को ब्रेक डाउन कर देना, और जो सेम आयन है उसको कैंसिल आउट कर देना। उसको हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। जब वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो चीज आपके पास रिमेनिंग होगी वो होगी आपकी आयोनिक इक्वेशन। वो आपकी क्या होगी? आयोनिक इक्वेशन, याद रखना। तो आयोनिक इक्वेशन बनाना मुश्किल नहीं है, बस आपको एक्वियस वाले पता लग जाए कि किस पे पॉजिटिव है और किस पे नेगेटिव है, फिर तो आप देख लेना, अगर सेम आ रहा है तो कैंसिल कर देना। कैंसिल करने के बाद यू वुड गेट योर
आंसर। तो आयोनिक बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसको कैंसिल करना है और किसको कैंसिल नहीं करना है। ओके। फिर आइए जरा ट्रांजिशन मेटल्स पर। अच्छा, ये थोड़े से डिफरेंट इनका बिहेवियर है ग्रुप वन से। ये हार्ड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं, पता है आपको। ये हार्ड होते हैं, इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है ना, इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। उसका रीजन पता है क्या है? देखो, मिसाल के तौर पर ये है लिथियम, मिसाल के तौर पर ये है लिथियम और ये है कॉपर। तो कॉपर तो ट्रांजिशन है ना, कॉपर तो ट्रांजिशन है। लिथियम क्या है? ग्रुप वन का मेंबर है, तो कॉपर की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब तुम्हें रीजन क्या है इसका? देखो, कॉपर का मास ज्यादा है, कॉपर का क्या है? मास ज्यादा है। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ना। ओके। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी। ये कॉन्सेप्ट है। तो वो आप देख रहे हो ना कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। कितने ज्यादा पार्टिकल्स हैं इन पर यूनिट वॉल्यूम, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी यूनिट वॉल्यूम में मोर पार्टिकल्स हैं, यानी मोर मास। मास इंक्रीजेस सो द डेंसिटी इंक्रीजेस, मास इंक्रीजेस सो द डेंसिटी इंक्रीजेस। जबकि और इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। जो ग्रुप वन होते हैं ना, वो कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं आपको। सोडियम क्लोराइड आपने देखा ना, व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जब ट्रांजिशन कंपाउंड बनाएगा ना, जब ट्रांजिशन कंपाउंड बनाएगा ना, तो ये कलर्ड बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा? कलर्ड, कभी ग्रीन तो कभी ब्लू तो कभी डर्टी ग्रीन, कभी क्या तो कभी पिंक तो कभी पर्पल तो कभी क्या तो कभी क्या। तो इनकी प्रॉपर्टी है ये, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसकी ओ लेवल्स में, ओके। एएस में, ए2 में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो अभी सिर्फ आपको बस ये याद रखो, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। और मैंने यहाँ पे कुछ के कलर्स मेंशन किए हैं, ओके। बट नो नीड टू मेमोराइज दीज ऑल, ओके। और ये कैटलिस्ट, दे आर गुड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करे, जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करे, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करे। दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर में, कैटालिटिक कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या हो रहा होता है? कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या हो रहा होता है? उसमें रोडियम कैटलिस्ट लगा हुआ होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर में रोडियम कैटलिस्ट होता है। बोलो बेटा। Sir, catalyst and enzyme is the same? Catalyst and enzyme. Enzymes are biological catalyst. Enzymes are biological catalyst basically. So yes, they are same. They are same. Okay. आगे चलूं, आयशा? Yes, okay. तो ये मैंने लिखा हुआ है कि आयरन यूज होता है हेबर प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट। वेनेडियम यूज होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे हैव वेरिएबल चार्जेस, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल चार्जेस। देखो, कभी आयरन का +2 चार्ज होता है तो कभी +3 होता है। कभी आयरन का कभी आयरन का +2 चार्ज होता है तो कभी +3 चार्ज होता है। फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता है इसका चार्ज, वेरी करता है इसका चार्ज। फिक्स नहीं होता, वेरी करता है इसका चार्ज, ओके। याद रखना है आपने ये, फिक्स नहीं होते हैं ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी ये यूनिक बिहेवियर है इसका, ये याद रखना, ओके। तो एक तो ये प्रॉपर्टी भी आ गई। अच्छा, ये प्रॉपर्टी सिर्फ इन्हीं की होती है और किसी की नहीं होती है, और किसी की नहीं होती है, याद रखना, सिर्फ इन्हीं की होती है ये, और किसी की नहीं होती है, ओके। तो ये है ट्रांजिशन मेटल्स का बिहेवियर। ये क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स का बिहेवियर है। चलें जी, अब आते हैं हम किस पर? नोबल गैसेस पर। नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव, नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव। क्यों है भाई? क्यों दे आर अनरिएक्टिव? क्यों दे आर अनरिएक्टिव? ओके।
तो क्योंकि इनका आउटर शेल कंप्लीट होता है। ये नहीं कहना कि आउटर शेल में 8 होते हैं, फंस जाओगे, फंस जाओगे। ये नहीं कहना आउटर शेल कंप्लीट होता है भाई, फंस जाओगे। क्यों पता है क्यों फंसोगे? हीलियम कहाँ जाएगा? हीलियम के तो आउटर शेल में 8 नहीं होते हैं, है ना? हीलियम के तो आउटर शेल में 8 नहीं होते हैं। फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे? तो इसलिए आप सिर्फ ये कहना कि भाई इनका आउटर शेल कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट में आपका हीलियम भी आ गया और ईच एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व हो गई। पॉइंट वाली बात है ना, तो आपने बहुत सोच समझ के डिस्कस करना है ये। ओके, कि व्हाई दे आर अनरिएक्टिव? क्योंकि देयर आउटर शेल इज कंप्लीट। व्हाई दे आर अनरिएक्टिव? क्योंकि आउटर शेल कंप्लीट है। व्हाई दे आर अनरिएक्टिव? इनका आउटर शेल कंप्लीट होता है, याद रखना। ओके, तो ये हमने यहाँ पे इसका रीजन बता दिया। दे आर इनर्ट, इनर्ट बोले तो अनरिएक्टिव। मोनो एटॉमिक होते हैं, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, अकेले रहते हैं, साथ नहीं रहते हैं। भाई साथ क्यों रहेंगे? रिएक्शन ही नहीं करते, साथ क्यों रहेंगे? रिएक्शन ही नहीं करते, साथ क्यों रहेंगे? रिएक्शन ही नहीं करते, आउटर शेल कंप्लीट होता है भाई। ओके, तो और ये हैं इनके एलिमेंट्स इंक्लूडेड: हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेंडॉन। तो देख लो, इनका आउटर शेल कंप्लीट होता है। ओके हो गया? सेट है जी? यहाँ तक कोई भी चीज, कोई भी बात समझ ना आई हो तो यस यू मे आस्क। हाँ भाई, सेट है सब। मदार का क्या कहते हो? फातिमा, हसबिया, आयशा, हुरिया, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला शफीक। जी जी सर, आ यस गए। सर, ठीक जी है। सर। ओके है। हाँ जी, तो ये था बेटा आपका पीरियोडिक टेबल। मैंने रिडॉक्स अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो अब अगली क्लास में